हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है एंड उसके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। आज हम यूथ पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। इसमें 120 क्वेश्चंस हैं और आपके सिलेबस में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड जो क्वेश्चन आपको समझाने वाले होंगे उनको समझाया भी जाएगा, तो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और हो सके तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस या जहाँ भी आप स्टेटस लगाते हैं वहाँ इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता है, आपके जो ईयरली जो वर्क करना होता है उन सभी के प्लान्स बनाता है। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो पहले प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे, तो वो हैं प्रणब मुखर्जी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। निवारक निरोध, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आप सभी जानते हैं, अगर पॉलिटी नहीं भी आती होगी तो भी ये क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे कि जितने भी आपके अधिकार हैं उनमें सबसे ज़रूरी अधिकार होता है जीने का। ठीक है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 है, किए गए कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य की इकाई, जिनको भी फिजिक्स थोड़ी बहुत आती होगी और नहीं भी आती है तो जो मात्रक हैं, इकाइयाँ हैं, उनको पढ़ लीजिए क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। जूल होगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से के आदर्श पर बल दिया। किस पर बल दिया है रामकृष्ण मिशन ने? मोक्ष पर। ठीक है, उन्होंने स्त्रियों के जो मुक्ति है, सेवा है, उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। नेक्स्ट है, गोल्जी काय में परिपक्व भाग होता है, तो उत्तल है इसका कॉन्वेक्स। 6 है, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। तो जो आपका आइसलैंड होता है, ठीक है, लैंडस्केप होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वो होता है अपर्दन। ठीक है, क्या होता है? अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। तो राष्ट्रीय आय आकलन की 3 विधियां होती हैं, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। इसमें बैंकिंग विधि होती है, ये जो है राष्ट्रीय आय आकलन की विधि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई है? 1981 में हुई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से जनरल अवेयरनेस के आ सकते हैं। ओके, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वह है वैशाखी। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी को पता है, गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर। 11 क्वेश्चन है रीजनिंग एबिलिटी का कि उस युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है जो मूल युग्म के दोनों शब्दों के मध्य है। मतलब आवृत्ति और हर्ट्ज ये क्या है? आवृत्ति की जो मात्रक है जिससे हम इसको मेज़र करते हैं वो क्या है? हर्ट्ज है। प्रतिरोध का क्या होता है? क्या केल्विन होता है? नहीं, प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। ये भी लिखते जाइएगा जिसको नहीं पता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, आयतन का क्या होता है? घन मीटर। क्या होता है आयतन का? घन मीटर। यानी कि ये तीनों ही गलत है। आपको क्या बताना है जिनके मध्य में सही संबंध है? तो ऊष्मा और जूल। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आपको इन चारों के ही आंसर्स पता हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी हम रीजनिंग की जो भी क्वेश्चंस हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कि स्मार्ट है, क्या लिखा है? स्मार्ट, SMART। नेक्स्ट है MSTTR। तो आप देख रहे हैं ये क्रॉस बन रहा है एंड देन ये भी क्रॉस बन रहा है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि CROWN जो आपका है, CROWN, तो उसमें भी यहाँ पर क्रॉस बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा RCNW। अब बात आती है आपके थर्ड लेटर की। पहले ही आप देख लीजिए RC से कौन से हैं, तो RCNW से सिर्फ एक ही ऑप्शन है B। ठीक है, A और T का भी जो संबंध है
उस पर आप अगर नहीं भी जाते हैं, यहीं से आपका आंसर पता चल गया, आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 देखते हैं कि यदि पब्लिक को 7343186 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो सेक्रेट को 1026910 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो विक्ट्री को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो आप देख लीजिए कि जो पब्लिक है PUBLIC, ठीक है, तो इसके जो नंबरिंग है उनको देखिए। P का नंबर क्या है 16, U का कितना नंबर है 21, B का कितना है 2 है, ठीक है, B का कितना है 2 है, L का कितना है 12 है। तो जब आप नंबर देख रहे हैं तो जो P का यहाँ पर 7 दिया है तो ये 6 + 1 कर दिया तो 7, U का कितना दिया 3 दिया तो 21 को 2 + 1 कर दिया 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो सिंगल डिजिट नंबर है, जैसे B का 2 है तो इसमें हमने 2 × 2 किया है, ठीक है, 2 × 2 करने पर ये कितना आ गया 4। तो ये चीज़ देखने को मिली है कि जो डबल डिजिट नंबर है उनको तो प्लस किया है और जो सिंगल डिजिट नंबर है उनमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो थोड़ा आपको समझ में आया होगा। विक्ट्री में ही इसी तरह जब आप विक्ट्री को करेंगे VICTORY, तो V कितने नंबर पर है 22 मतलब 2 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4, I कितने पर है 9 पर। तो ये बोला था कि जो सिंगल डिजिट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, C मतलब 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। T कितने नंबर पर है 20, तो जब हम 20 को प्लस करेंगे 2 और 0 को तो 2 आ जाएगा। तो अब देखिए 41862, अब इतने से ही आप देख लीजिए 41862 कहाँ लिखा हुआ है तो C पर लिखा हुआ है, ठीक है। 14 देखते हैं कि किसी कूट भाषा में जैकेट को 82519318 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्वेटर का क्या कूट होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग आंसर देख लीजिएगा, थोड़ा इसको समझ लेंगे बाद में। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। तो जो गाजर, मूली और आलू होते हैं ये ज़मीन के अंदर होते हैं, और मटर जो होती है वो असंगत है क्योंकि मटर पेड़ पर लगती है अलग से, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से ये वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 90 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करता है 7 24 79 241। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, देखिए यहाँ पर 7 और 25 है, तो 7 और 25 को जब हम देखते हैं तो इसमें देखिए 7 में मल्टीप्लाई किया 3 का एंड देन क्या किया +4 किया, तो 7 3 कितना होता है बताइए, 7 3 होता है 21, ठीक है। अब उसी में 21 में जब हम 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 + 4 करते जाएंगे तो जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 727। कितना बनेगा 727 होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। अब 241 में मल्टीप्लाई 3 + 4 करके देख लीजिएगा, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए नमूने का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती है। तो इसमें है आपका जो राइट ऑप्शन 58 है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, अर्जुन दक्षिण की ओर 22 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो जब अर्जुन दक्षिण की ओर चलेगा, यानी कि अर्जुन अगर यहाँ खड़ा है तो 22 मीटर चला, ठीक है, दक्षिण की ओर, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। तो अर्जुन जब बाईं ओर मुड़ेगा तो वो इस साइड में मुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कितना चला है, दाईं ओर मुड़ता है और 22 मीटर चलकर ATM पहुँच जाता है। फिर वो 22 मीटर और चलता है, ठीक है। 22 मीटर चलने के बाद ATM पर पहुँचता है, उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दोबारा से बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 20 मीटर चला है। एक बुक स्टॉल पर पहुंचता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, देन वो फिर से बाईं ओर मुड़ा और 22 मीटर चला।
अब वह अपने ऑफिस में पहुंच गया, ये उसका ऑफिस है, वो यहाँ पर पहुंच गया है। अब वो ये पूछा गया है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु ये था और वो पहुंचा यहाँ पर है, तो 22 मीटर ये, ठीक है, ये दूरी जो है वो 22 मीटर एंड ये दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो जब हम 22 और 20 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए महिला नीना ने कहा कि उसकी बहन, किसकी बहन, राजीव की बहन, ठीक है, बहन को हमने सिस्टर से डिनोट कर दिया एस से। तो राजीव की जो बहन है, बहन के पिता जो हैं, पिता मतलब फादर, ठीक है, तो राजीव की बहन के पिता मेरे ससुर, ससुर किसके हो गए, नीना जी के जो ससुर हो गए, ठीक है, फादर इन लॉ, तो फादर एफ एल से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, फादर इन लॉ के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, इकलौते क्या हैं, लड़के हैं। तो ये जो फादर हैं लड़की के, सिस्टर के, और जो फादर इन लॉ के पुत्र हैं, ये दोनों ही सेम पर्सन हो गए, ठीक है। इकलौता पुत्र मतलब उनका और कोई पुत्र है ही नहीं, तो उस लड़की के जो पिता हैं और फादर इन लॉ के जो पुत्र हैं वो सेम हो गए, तो ये नीना के कौन होंगे, क्योंकि ससुर का लड़का तो पति हो गए, ठीक है। तो ये राजीव से संबंध पूछा है, तो राजीव की कौन हो गई, माँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22। उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। स्कूटर, वाहन, ऑटो रिक्शा। तो ये स्कूटर और ऑटो रिक्शा ये क्या हैं, ये वाहन है, ठीक है। तो ये वाहन के अंदर दो मतलब स्कूटर एंड ऑटो रिक्शा आएंगे, तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 23। दो कथन दिए गए हैं, यदि उसके बाद 4 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, तो यह निर्णय लेके दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कोई भी लोशन सिरप नहीं है, सभी सिरप तरल हैं। तो कोई भी लोशन, तो लोशन को हम एल से डिनोट करते हैं, ये बिल्कुल अलग है, इसमें ना सिरप मिक्स हो रही है ना तरल पदार्थ मिक्स हो रहा है, ठीक है। एंड देन इन्होंने बोला है सभी सिरप, सिरप मतलब एस से डिनोट कर रहे हैं, तरल हैं, तो तरल को हमने टी से डिनोट कर दिया। अब जो निष्कर्ष है उनको पढ़ लेते हैं कि कोई लोशन तरल नहीं है। तो जो लोशन है वो बिल्कुल अलग है, आपने देखा कि उसका ना सिरप से संबंध है ना तरल से संबंध है। तो जहाँ लोशन के साथ में सिरप और तरल आते हैं वो दोनों ही आपके कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो कोई लोशन तरल नहीं है, कोई तरल लोशन नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। आपको क्या है, सही कथन का अनुसरण करना है। कुछ तरल सिरप हैं, सभी तरल सिरप हैं। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सही है, क्या कुछ तरल सिरप है, तरल जो है वो तो सभी सिरप है, बोला ना सभी सिरप तरल हैं, और सभी तरल सिरप हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, सभी तरल सिरप नहीं हो सकते कि सिरप जो है वो थोड़ा सा ही है आपने देखा, और तरल जो है वो ज़्यादा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड जो है वो सही है। तो अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 3 जो है वो अनुसरण कर रहा है, ठीक है। अर्पिता, गमन, नितिन, वर्षा, श्रेया और शाहिद एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसमें 6 लाइंस बना लीजिए, क्योंकि 6 पर्सन है, ठीक है, 6 पर्सन है। अब इसको पढ़ते हैं कि उत्तर दिशा में मुँह किए हुए बैठे हुए, नितिन गगन के ठीक बाएं हैं, एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो किसी की नहीं पता, श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच में है, शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो दायां छोर आपका यहाँ से हो गया, शाहिद यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, एस से डिनोट कर दिया। अब ये वाली लाइन पढ़िएगा कि श्रेया जो है वो अर्पिता और शाहिद के बीच में है, तो हम अर्पिता को यहाँ बिठा देंगे तो श्रेया की लोकेशन को सही से नहीं डिनोट कर पाएंगे, तो अर्पिता को 3rd नंबर पर, एंड इसके बीच में कौन हो जाएगी, श्रेया, श्रेया को एस एच से। अब देखिए जो लाइन है श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये शाहिद है, ये अर्पिता है, उन दोनों के बीच में श्रेया है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि नितिन और वर्षा के बीच में 4 लोग बैठे हैं। तो 4 लोग कैसे बिठा लेंगे आप, एक तो यहाँ पर बिठा लेंगे वर्षा एंड देन नितिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि नितिन गगन के ठीक बाएं हैं, और गगन को यहाँ बिठा देंगे, तो गगन के ठीक बाएं नितिन हो जाएगा। अगर हम नितिन को यहाँ पर बिठालते तो गगन को बिठालने की जगह ही नहीं होती, तो नितिन को अगर यहाँ बिठाया है तो गगन नितिन के बाएं हो गया, और नितिन और वर्षा के बीच में यहाँ पर देखिए 4 लोग
हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्षा और श्रेया के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो श्रेया ये थी, देन वर्षा ये है, इसके बीच में ये कौन बैठा हुआ है, साहिद। आई होप आपको रीजनिंग समझ में आ रही होगी क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है जिस हिसाब से आपको समझा रहे हैं। एक कागज़ को निम्नांकित चित्र में के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इसे खोले जाने पर ये कैसा दिखेगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनको जहाँ तक हो अगर छोड़ भी देंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो गलत करने के चांसेस आप लोग कम रखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिया गया चित्र अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसको आप देख लीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा, किसको किस तरह से घुमाएंगे ये पूछ रहे हैं। तो 26 का आंसर बनता है यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दर्पण को दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन को दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब यहाँ पर ये है। ओके, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है एंड इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ है। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 2 दर्शाने के फलक के विपरीत फलक हो। मतलब 2 जो पासा नंबर है उसके नीचे कौन सा नंबर होगा ये पूछा है। तो आप देख रहे हैं 4 जो है वो 5 के अपोजिट है, 3 जो है वो 1 के अपोजिट है। ठीक है, एंड 6 2 6 2 6 2 इस तरह से दिया है। तो 2 के विपरीत कौन सा डिजिट होगा आपका, 6 होगा। ओके, नेक्स्ट 29 है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए शब्द व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें भी किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। अल्फ़ाबेटिकली आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए MO सभी में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद डी देख लेते हैं। तो डी में आपके 3 वर्ड हैं आपके, मॉड्यूलस, मॉडिफायर, मॉडरेट। इनमें देखिए MOD के बाद में जो E है वो पहले आ गई, तो 4 पहले आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब U और I में आपका I पहले आता है तो 2 हो गया। ठीक है, तो C वाला तो बिल्कुल कट ही गया यहाँ पर। 4 और 2 के 3 ऑप्शन हैं। उसके बाद आ जाता है 5, 4 2 5। ठीक है, 4 2 5 के सिर्फ एक ही ऑप्शन है B। तो ये यहीं पर आपका जो आंसर है वो मिल गया है। तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्वेश्चन आगे देखेंगे। 30 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, विश्व है हमारा। तो विश्व के लिए A और C 2 ऑप्शन है, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर कट हो गए। विश्व के बाद आता है भारत, सॉरी विश्व के बाद आती है एशिया। ठीक है, क्योंकि विश्व है उसमें ही एक एशिया है। एशिया में आता है हमारा भारत। अब भारत के अंदर आता है चंडीगढ़। ठीक है, यानी कि 5 3 4 1। फिर चंडीगढ़ में क्या है, रॉक गार्डन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है। तो ऑर्डोर जो है वो एक ऑडियो टूल है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO का क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन रीजनिंग में काफ़ी टाइम लग गया, अब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा स्पीड में करेंगे। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। तो टूल बार का उपयोग किया जाता है टूल्स को देखने के लिए। एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है फाइल। फाइल में ही आप जो अपनी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टोर करते हैं। 35 है, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी करने का प्रयास फिशिंग कहलाता है। ठीक है, आंसर 20 का सही है। 36 है, एक तरीका जिसे ब्राउज़र में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो वो क्या होती है बताइए, बुकमार्क। बुकमार्क आप लगा लेते होंगे अपनी बुक में भी, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको वहीं से दोबारा स्टार्ट करना है तो आप वहाँ पर बुकमार्क लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही वेबसाइट वगैरह में भी करते हैं। 37 है, इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS DOS, ये क्या होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट है। तो लॉजिक गेट आपके एंड और नैंड, ये तीनों ही होते हैं। ये
थर्ड वाला जो सभी है ऑल, वो सही है। 40 कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे कि अन्य प्रोग्रामों को शुरू करने और नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आप सभी को पता है कौन सी है, मशीन लैंग्वेज है। लेकिन इन सभी प्रोग्राम्स को कमांड देने वाली लैंग्वेज कौन सी हो गई? कमांड लैंग्वेज, ठीक है। 41 देखते हैं, डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको कोई क्वेरी है किसी चीज़ से तो आप क्या करेंगे? क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए जो फ्लिप फ्लॉप है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 43, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय एवं तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमोमीटर का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया है, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 45, कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा और संचरित किया जाने वाला डेटा का क्या कहलाता है? मतलब जो आपने टाइप किया, सबमिट किया, ट्रांसमिट किया है, वो क्या होता है? डेटा इनपुट होता है, ठीक है। टाइपिंग आप तभी तो करेंगे, इनपुट कराते हैं। स्प्रेडशीट जहाँ पर भी आए तुरंत आंख बंद करके एक्सेल लगा दीजिएगा। फिर भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए कि स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? एक्सेल है। 47 देखते हैं कि सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो जब आप एक साथ कई सारे जो वर्क हैं प्रोसेसिंग कर रहे होंगे तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में यूज़र को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूज़र को ह्यूमनवेयर। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ब्लिंकिंग सिंबल को कर्सर बोलते हैं। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है? तो वो बिट होती है, ठीक है। 51 ये नॉलेज ऑफ एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके। बालक अधिकारी संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई है? तो 20 जनवरी 2006 को, ठीक है। नेक्स्ट है 52, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो किस एज के बच्चों के लिए? 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के मध्य जो बच्चे आते हैं उनके लिए निःशुल्क है। चार्टर अधिनियम, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। तो इसकी जो डेट ऑफ ईयर है जिस दिन इसको अधिसूचित किया गया वो है 9 फरवरी 2004। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु सशक्त करता है? ये आर्टिकल 15(3) है, ठीक है। ये क्वेश्चन कराया भी है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में शिशु मृत्यु दर कितनी रही है? इसमें 18 है, ठीक है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2 के क्लॉज 2 में क्या परिभाषित किया गया है? बालक की परिभाषा दी गई है, ठीक है। 57 है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? तो इमोरल ट्रैफिकिंग का संपूर्ण भारत में है। 58 है लैंगिक अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? तो ये बताया था कि जो विशेष न्यायालय हैं उनके लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। 59 देख लेते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2A, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं कितनी हैं? 943, याद रखिएगा, 45 में कन्फ्यूजन हो जाती है। 61 एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जिनके अभी तक एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इनके क्वेश्चंस को आप देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चा कौन होता है? तो आपको मैनुअल्स कराए हैं, नॉर्म्स कराए हैं, उनके अनुसार बच्चा कौन है? 18 वर्ष से कम उम्र का जो व्यक्ति है वो बच्चे की श्रेणी में आएगा। वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित करता है? छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करना, अध्ययन क्षेत्रों में किसी भी गड़बड़ी को नज़रअंदाज करना। तो ये तो भाई नज़रअंदाज तो करना ही नहीं है कुछ भी। अध्ययन क्षेत्र में शोर शराबे वाली सभाओं और समारोह को प्रोत्साहित करना, शोर शराबा भी नहीं कराना है। छात्रों को अपने पालतू जानवरों को अध्ययन क्षेत्र में लाने की अनुमति देना। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। 2 क्वेश्चन से ही आप समझ गए होंगे कि जो
एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है वो पूरा आपका आपके थिंकिंग के बेस पर ही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे और जो फैक्ट रिलेटेड होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP किस ढांचे पर आधारित है, इसकी एक क्लास हम ले लेंगे, उसको देखना आप लोग। इसमें सारे ही फैक्ट जो हैं वो उनको इंक्लूड किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 को ढांचे पर आधारित है। 64 है, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है। तो स्वच्छ जीवन शैली को अपनाना, ये सही है। नियमित सफाई कार्यक्रम, ये भी सही है। कमरे की वैक्यूमिंग, ये भी सही है। लॉन्ड्री का प्रबंधन ना करना, ठीक है। तो ना करना जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो जो आपका ऑप्शन डी है वो शामिल नहीं है, ठीक है। हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रण करता है? हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रण करता है? वार्डन करती है। एक छात्रावास वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है? विकलांग छात्रों को की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा करना, तो भाई उपेक्षा नहीं करनी है, उन तक तो सारी पहुंच बनाना है। नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 67, रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से विशेषज्ञता होनी चाहिए, बेहतर उत्पादकता होनी चाहिए, कामकाजी संबंधों की स्पष्टता, परिवर्तन के प्रति अनुकूल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है कि जितने भी आपके वर्क हैं उनको उसमें क्लैरिटी आ जाती है कि आप सही से कर रहे हैं या नहीं। तो रिपोर्टिंग बनाना, रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। 68, छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? छात्रावास अभिलेख, छात्र केंद्रित वातावरण, शुल्क संग्रहण या उपयुक्त सभी। तो ये ऑल ऑफ दीज इसमें होगा। छात्रावास में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, रजिस्टर दस्तावेज, बोथ ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर सी है। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी? छात्रों को सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना, छात्रावास के वित्त का प्रबंधन करना, पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना, छात्रों के शैक्षणिक मामलों को संभालना। तो हॉस्टल वार्डन होने पर आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है बच्चों के प्रति, ठीक है। तो उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई सर्वोपरि है। वार्डन को कितनी बार छात्रों के साथ नियमित छात्रावास बैठकें आयोजित करनी चाहिए? तो महीने में 1 बार, ठीक है। ये कुछ फैक्टर रिलेटेड है, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। वार्डन छात्रावास में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है तथा बदमाशी को कैसे रोक सकता है? तो टकराव से बचने के लिए धमकी की घटनाओं को नज़रअंदाज करेंगे, तो नज़रअंदाज कर देंगे तो ऐसी घटनाएं तो बढ़ेंगी। बदमाशी की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए पीड़ित को दंडित करना, बिल्कुल नहीं। बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। तो जितने भी आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं उतना करिए, जिससे बच्चे जो हैं वो अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। और किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज तो करना ही नहीं है, चाहे बच्चा मजाक ही क्यों ना कर रहा हो, आपको उसकी जांच परख करनी ही पड़ेगी, ओके। महिला छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति में प्रबंधन व अध्यापकों में कितना प्रतिशत महिलाओं का होना चाहिए? 50%। छात्रावासों में नियमित तौर पर कितने अंतराल में स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए? तो 3 माह में 1 बार जो स्वास्थ्य की जांच है वो हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है 75, छात्रावासों में छात्राओं में किस पोषक तत्व की कमी की जांच को नियमित तौर पर किया जाना चाहिए? तो वो आयरन है। नेक्स्ट है छात्रावास में एक सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाता है, शिकायत बॉक्स किसके नियंत्रण में होता है? तो मैश समिति जो होती है वो खाने से रिलेटेड होती है, छात्र समिति खुद शिकायत करता होती है, ठीक है। अंतरा हॉल समिति, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। प्रबंधन समिति, मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसके अंतर्गत ये शिकायत बॉक्स उसके नियंत्रण में होता है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी शिकायतें उनका जो समाधान है वो जो प्रबंधन समिति है, मैनेजमेंट कमेटी है, वही करेगी। छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता, सही है ये। सहयोगी भावना और साथ साथ जीने की भाव, पाठ्येतर और गतिविधियों का संचालन, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। संचयी रिकॉर्ड कार्ड में निहित डेटा कैसा होना चाहिए? सटीक होना चाहिए, व्यापक भी होना चाहिए और उपयोग करने योग्य भी होना चाहिए। तो इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द एबव होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जितना टफ लग रहा है वो उतना ही ईजी है। नॉलेज ऑफ एक्ट जो है वो पूरा फैक्चुअल बेस पर है, क्योंकि उसमें सेक्शंस हैं, उसमें बहुत धाराएं हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे से देखिएगा।
छात्रावास समिति में कौन शामिल नहीं होता है? प्राचार्य, सचिव, वार्डन, उपवार्डन। तो इसमें कौन शामिल नहीं है बताइए? जो सचिव होते हैं वो नहीं शामिल होते हैं, ठीक है। यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान किया जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो गया, जो छात्र और छात्राएं हैं उनको मीटिंग उनकी बुलाई जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा योगदान करें और देखें, ठीक है। छात्रावास में छात्रों को क्या लाभ है? अनुशासन, सहयोग की भावना, आत्मनिर्भरता। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव है। छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज़ें दी जानी चाहिए? तो टीवी, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसमें भी है। नेक्स्ट है 83 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होगा, बल्कि सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। तो इसमें जो दोनों ही कथन है वो दोनों ही सही हैं, ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों ही सही। देन 84 देखते हैं, छात्रावास में छात्रों को कौन सी उपभोग सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं? तो चौकी, मेज, कुर्सी, बुक शेल्फ। चौकी यहाँ पर बेड से संबंधित है, ओके। एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है? तो 60 से 80 छात्र छात्राओं के लिए की जाती है। 86 देखते हैं, छात्रावास में खातों का परीक्षण 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होना चाहिए? कितनी बार होना ज़रूरी है? तो 1 बार, ठीक है, क्योंकि जो सेशन होता है वो पर ईयर ही होता है, ओके। छात्रावासों में छात्रों के प्रबंधन में त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक क्या होता है? तो इसके लिए ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अगर होगा तो इससे वर्कलोड कम होगा और सिस्टमेटिक ढंग से आप जो कार्य है, जो काम है, उसको मैनेज कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट है 88, आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खातों व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों के लिए किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए हमें अधिक जो विस्तृत जानकारी की ज़रूरत होती है, जिससे जो एक भी पैसा इधर का उधर ना हो, ठीक है। छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होता है? तो ये परामर्श रजिस्टर में होगा, ओके। नेक्स्ट है 19, वह व्यक्ति कौन है जो हॉस्टल की देखरेख करता है? वार्डन। दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ होता है? दांत काटी रोटी यानी पक्की मित्रता। भाई आप जो जूठा खाना है वो किसके साथ शेयर कर सकते हैं? समाज से बाहर, असाधारण घटना, बिल्कुल बेकार, ये सारी चीज़ें नहीं है ना। पक्की मित्रता, बहुत जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर का मतलब हो गया रसोई के लिए घर, ठीक है। तो के लिए जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से समास और संधि समझाई हैं, आप सभी क्लासेस देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसमें से सदाचार, सतधन आचार। सदैव क्या हो गया? सदाधन एव, ये आपकी वृद्धि संधि होगी। मनोरथ, मनहधन रथ, निर्गुण, निधन गुण, ये दोनों ही विसर्ग संधियाँ हो गई, ओके। हाथी किस प्रकार का शब्द है बताइए? तद्भव शब्द है। जो मोक्ष चाहता हो वह कौन है? मुमुक्षु। इसमें रा से कंफ्यूज मत होइए। मूक का विलोम क्या है? तो मूक का मतलब जो बहुत कम बोलता है और वाचाल का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है 98, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें त्रुटि वाला बताना है, तो लीची खरीदने हैं नहीं होगा, यहाँ पर खरीदनी होगा। तो जो त्रुटि किसमें है? लीची खरीदने हैं में। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो संज्ञा के भेदों में समूहवाचक में आएगा, क्योंकि कक्षा किसी एक बच्चे से नहीं बनती है, वो बच्चों के समूह से बनती है, ओके। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ये फर्स्ट क्लास से सभी बच्चे पढ़ते आ रहे होंगे, धातु कहते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टू शेक ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम नहीं चाहते, अनवांटेड। तो इसका जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है वो टू गेट रिड ऑफ। टू शेक ऑफ का एप्रोप्रिएट मीनिंग टू गेट रिड ऑफ, ओके। नेक्स्ट है 102, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो वो होगा रिजर्वायर। 103 देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज। तो इस फ्रेज का जो बेस्ट सब्सटीट्यूट है वो बताना है, द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी।
मतलब बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, हड्डियों का ढांचा है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये सभी को पता होगा, स्केलेटन। नहीं पता है तो याद रखिएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो वर्ड आपको बताना जो सही है। तो वेडनेसडे में WED होती है, वर्ड वाइल में WHILE होता है, वेदर की स्पेलिंग ये नहीं होती है। राइट ऑप्शन आपका है डी, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनियम आपको बताना है। एडॉर्न मीन्स क्या होता है? एडॉर्न मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। एडॉर्न मीन्स क्या होता है? जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। और डिसफिगर मीन्स, एंटोनियम मीन्स क्या होता है? विलोम शब्द, विलोम बताना है आपको। तो डिसफिगर मीन्स जिसका फिगर ठीक नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, ओके। नेक्स्ट है 106, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, आपको सिनोनिम बताना है। प्रोडिग्यूस का, इसका मतलब होता है शक्तिशाली, बहुत बड़ा। सिनोनिम्स मतलब जो सेम मीनिंग हो, समानांतर हो, इमेंस, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर, पैसिव वॉइस बनाना है। बहुत ही ईजी वे में आपको पैसिव एक्टिव बताए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए थे, तो उनको उनकी क्लास देख लीजिएगा। टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर्स, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव बन जाएगा, जो सब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो दिस सूटकेस शुड बी टेकन अपस्टेयर्स, ठीक है, क्योंकि जो वर्ब है जो भी आपकी उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, दिस सूटकेस शुड बी टेकन अपस्टेयर्स, ओके। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस, तो यहाँ पर जब हम विल हैव टू का यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पर वी हैड मिस्ड की जगह होगा वी मिस्ड, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है। सिंस वी हैड की जगह क्या होगा? सिंस वी मिस्ड द बस। नेक्स्ट है 109, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, राजा द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। तो जब भी बिफोर से पहले और बाद में क्लॉज जुड़े हों, ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला जो क्लॉज होता है उसके साथ में हैड आता है, क्या आएगा? हैड लेफ्ट। और जो बाद वाला होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और जो पहले वाला होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, याद रखिएगा इसको। बिफोर से जुड़ने वाले दो क्लॉज अगर हों तो बिफोर से पहले वाला जो क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा, और बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। 110 देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फॉलोइंग इन द ब्लैंक, टू फिल इन द ब्लैंक्स में द ओनर ऑफ द हाउस वॉज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। तो जब आप थोड़ा सा आइडिया लगा रहे होंगे तो देखिए वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर मतलब वॉचमैन ने किसी अजनबी को घर में ले लिया, तो जो ओनर है हाउस का वो क्या करेगा? आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, तो वो नाराज़ ही होगा ना। तो इसमें आपको ऐसा मीनिंग चूज़ करना है जो नाराज़गी का हो। तो इम्पेशेंट मतलब क्या होता है? उतावला होना, तो ओनर उतावला नहीं होगा। इंडिफरेंट मतलब उदासीन होना, ये भी नहीं होगा। दयालु होना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इंडिग्नेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? क्रोध में आना। 111, रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है? यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। ए ऑप्शन सही है इसका। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ क्या होता है? अलंकार होता है, ठीक है। चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है? 16 मात्राओं का। आचार्य भरत के रस सूत्र में उत्तरोत्तर शंकु के सिद्धांत का क्या नाम है? तो ये है अनुमितिवाद। इंसानियत का संधि विच्छेद करना है तो इंसान धन ईयत। हमने बोला है संधि विच्छेद में जो दोनों मीनिंग होंगे उनके भी अर्थ होंगे, जो दोनों ही आपके शब्द होंगे उन दोनों के ही अपने अलग अलग मीनिंग होंगे। 117, निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता ये दोनों जब विलोम टाइप के हों तो उसमें द्वंद्व समास होता है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। और ऊष्म वर्ण कौन से हैं? श, 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 हा। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो ये जब गी आ गया तो हमें पता है कि वर्तमान काल तो होना ही नहीं है किसी भी हाल में। अब है 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। तो जा रही होगी, जब इस तरह का शब्द होगा मतलब संभाव्य मतलब संभावना है कि वो जा रही होगी, जा भी सकती है नहीं भी, तब संभाव्य भविष्य होता है। बट वो जाएगी ही, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो ये क्या हो गया? सामान्य भविष्य काल हो गया। 120 है कि निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए।
तो कृतवाच्य का वाक्य कौन सा होगा जिसमें कर्ता प्रधान होगी? ऑप्शन ए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे हैं, तो ये कर्ता है, काम कर रहे हैं। ओके, तो ये पूरा जो सेट आपका 120 क्वेश्चंस का था। ऐसे ही पर संडे आपको एक मॉक टेस्ट कराया जाएगा और इसकी जो PDF है वो आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे को दी जाएगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करिएगा, अपने आप करने की कोशिश करिएगा, और जितने भी आपके आंसर सही बन रहे हैं, ठीक है, अपना स्कोर भी शेयर करिएगा चैनल पर। एंड जो भी डाउट या सजेशन है उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड चैनल को शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।